यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कंटिन्यू कर रहे थे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर एक हमने फैक्टर बच्चों और देखा था कि स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब बच्चों बेसिक पार्ट इज द रिपल्शन। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर का जो बेसिक मीन होगा दिस इज द रिपल्शन। तो जितना बच्चों स्टेरिक फैक्टर आपका ज्यादा होगा बल्किनेस, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं कम होती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? बिकॉज जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा तो वहां पे काफी इजी हो जाएगा, है ना? कि जब कोई भी गिवन एक ग्रुप होगा लाइक RLG, तो जो लिविंग ग्रुप होता है मेन सबस्ट्रेट का वो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। और इस पे एक जो स्पीसीज बच्चों अटैक करेगी, है ना, वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अटैकिंग स्पीसीज वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल ही होगा। तो अगर यहाँ पे ये जो अटैकिंग स्पीसीज है, अगर ये अटैकिंग स्पीसीज अगर आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी, तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे एलजी को रिमूव करेगी और इस कार्बोकटाइन यहाँ जो बनेगा ना इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज यहाँ अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिलीज करेगा। तो लिविंग ग्रुप भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अटैकिंग स्पीसीज भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। बट जो आपका लिविंग ग्रुप होगा ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी, है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो उसके लिए हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे आपको 3 बल्कि ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, 3 अल्काइल पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्काइल पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल आपको एल्काइल पार्ट मिल रहा है CH3। तो जहां पे आपकी बल्किनेस ज्यादा होगी वहां से लोन पेयर देने की टेंडेंसी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर देने की टेंडेंसी वो कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाएगी। तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का हमारा ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पे ये। तो देखो नाइट्रोजन के साथ देखो यहाँ पे लोन पेयर होगा और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा। तो कौन बच्चों इजीली दे सकता है? तो देने के लिए आप देखो यहाँ पे बल्कीनेस आ रही है, ओवर क्राउडिंग आ रही है ना? यहाँ पे कोई बल्कीनेस नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ अधिक हो जाएगी। जरा इसको देखेंगे हम लोग तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे O-। ठीक है ना? और ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पे पूरा कवर है, रिंग है आपकी। इन दोनों में से कौन सा अधिक होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी में? तो जहां पे आपकी बल्कीनेस ज्यादा, तो बल्कीनेस अधिक। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 ग्रुप मिल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप मिल रहा है, सिर्फ ओनली वन। जिसको अपन बोल सकते हैं साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। और यहाँ पे 2 आपको इथाइल ग्रुप मिल रहे हैं। तो बल्कीनेस कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे बल्कीनेस आ रही है। तो जहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपका ये होगा, है ना? तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देख लो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी के सीक्वेंस में किसका अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ बच्चों सिर्फ क्या है, कोई बल्कीनेस नहीं है, डायरेक्ट आपको NH2 माइनस मिल रहा है। यहाँ पे 2 एल्काइल पार्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मिथाइल, है ना? और यहाँ पे बल्कीनेस आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे 2 आइसोप्रोपाइल पार्ट अपन बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन किए गए। तो आप अब देख सकते हो यहाँ से बल्कीनेस यहाँ पे जहाँ पे अधिक है। अब क्वेश्चन तो ये है कि जहाँ पे बल्कीनेस अधिक है, स्टीरिक फैक्टर ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी अधिक हो रही है। इन दोनों कंपेरिजन में आ सकते हो। यहाँ पे बच्चों एक प्रॉपर जब लिथियम आपका आयन रिलीज होगा, तो लिथियम आयन जब रिलीज होते हैं स्पेशल केस है। तो लिथियम आयन जब रिलीज होगा तो ये नेगेटिव डेंसिटी क्रिएट करेगा। अब वो नेगेटिव डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। और दूसरा यहाँ पे प्लस आई ग्रुप भी है। तो ये जो नाइट्रोजन वाला केस है ये स्पेसिफिक है। इसमें जब आपके प्लस आई ग्रुप जितने ज्यादा होंगे तो वहाँ पे डेंसिटी उतना तेजी से इंक्रीज करेगा और वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है। तो इस केस में आपका आंसर कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये। ये सिर्फ आपके जो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा तभी आपको ये ध्यान रखना है। बाकी तो एक ये केस भी है नाइट्रोजन वाला, तो यहाँ पे इसकी अधिक थी। बट यहाँ पे इस तरीके से केस आएगा कि कहीं भी नाइट्रोजन अटैच्ड होगा आपका किसी मेटल आयन के साथ, किसी मेटल आयन के साथ, तो उस केस में जहां पे बल्कीनेस ज्यादा होगी वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे आपको अधिक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं। यस, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हम जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है उसको करते हैं कंसीडर।
व्हेन डोनर एटम बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, जो डोनर एटम्स है वो आपके डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो आपका है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, है ना, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो it decrease the nucleophilicity by solvating the anions, but polar aprotic solvent increase the nucleophilicity due to repulsive interaction with anions। ये भी आज मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे कैटाइंस की अगर बात करेंगे तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटेक्ट सॉल्वेंट, है ना। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन अगर बच्चों आता है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को लेकर, तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी होगी। देखो, तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो होता है वो बच्चों कैटाइंस और एनाइंस दोनों को डिसॉल्व करता है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ NaCl है तो Na+ को भी डिसॉल्व करेगा और Cl- आयन को भी डिसॉल्व करता है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दोनों को डिसॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस होगा, इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एकोमोडेट होने वाले हैं, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज डाइपोल। तो यहाँ -+ इस तरीके से माइनस प्लस है ना, इस तरीके से आपको डिसोसिएशन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे Cl- के आयन की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल बच्चों ये लगेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका प्लस क्लोज होगा, माइनस दूर होगा, यहाँ प्लस माइनस। तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कैटायंस एनायंस दोनों को डिसॉल्व करता है। ठीक है, दोनों को डिसॉल्व करता है। तो फिर यहाँ से आंसर कैसे बनेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा स्टिक करने वाले हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा स्टिक करेंगे हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन जितना अगर आपका ज्यादा होता है तो उस केस में उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, है ना। उस कैटाइन उस एनाइन, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल्स तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की बात करेंगे अपन, है ना, एनाइंस के बारे में बात करेंगे। तो उस एनाइन की आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतनी ही कम। क्यों? क्योंकि उसका चलना फिरना जो होगा सॉल्वेंट में वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से वो एनाइंस होगा नेगेटिव चार्ज को बड़ी आसानी से नहीं दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा आपकी डिक्रीज होती है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की अगर बात करी जाएगी तो बच्चों जो एनायन होगा उस एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी में फिर से बोल रहा हूँ, लॉन केस नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो F- Cl- Br- I- आयन, है ना। तो देखो सबसे अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, हाँ, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे किसके पास ज्यादा स्टिक करेंगे, तो F- के साथ। अरे बात समझ में आ रही है, F- के पास सबके बहुत स्टिक करेंगे तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम, आयनिक मोबिलिटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। तो I- के पास, तो इसलिए आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होगा। I- इजिली मूव करेगा ना, वाटर मॉलिक्यूल्स कम लगे होंगे तो इजिली डोनेट कर सकता है लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज को, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होगी इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे आपको आंसर भी दे रखा है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स दिस इज ऑर्डर। बट अगर अपन बात करते हैं बच्चों इन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एपोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट मतलब जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है, देखो ये DMSO, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, दो मिथाइल लगे हुए हैं बीच में सल्फर ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, कुछ ऐसा सीन आ जाए, या बच्चों कभी भी एसीटोन वाला सेक्शन आ जाए, तो एसीटोन में तो प्रोटोन होता नहीं है ना, एसिटिक हाइड्रोजन, तो सिर्फ ये पाई ऊपर जाएगा तो यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से प्लस होगा। तो जब भी पोलर एपोटिक सॉल्वेंट आएंगे तो उस केस में जो डिसॉल्व करता है वो बच्चों कैटाइन करता है। पोलर एपोटिक सॉल्वेंट के साथ कैटाइंस इजिली डिसॉल्व कर जाता है, बट एनाइन का बच्चों एनाइन इजिली डिसॉल्व नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों डिसॉल्व कर जाता है, बिकॉज देखो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम प्लस, यहाँ पे लिया Cl- आयन, है ना, तो ये स्पीसीज अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो किस तरीके से लगेगी, तो सोडियम प्लस के क्लोज क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। देन यहाँ पे सल्फर दो मिथाइल, इधर ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन देन सल्फर कुछ इस तरीके से ना, ऐसा आपका ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो सोडियम पे पॉजिटिव है, इजीली डिसोसिएशन हो जाएगा इसमें, ये मिक्स कर जाएगा। बट Cl- के आसपास क्या होगा, जो आपका सल्फर है, इस सल्फर के पास पहले से दो मिथाइल थे, एक डबल बॉन्ड हो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटरेक्शन करना चाहेगा इसके साथ, बट उसके साथ यहाँ पे बल्कीनेस भी है, तो इसलिए आपका जो एनाइंस होता है वो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, पोलर प्रोटेक्ट में दोनों डिसॉल्व होते हैं।
एपोटेक में सिर्फ कैटाइन डिसॉल्व होगा, एनाइन डिसॉल्व नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होना चाहिए, तो उस केस में हम सीधा ध्यान रखते हैं कि बच्चों साइज जितना बड़ा होगा, एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, वहां पे उसकी आयोनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो कैटाइन डिसॉल्व होता है, एनाइन तो डिसॉल्व भी नहीं होता ना, तो जितना बड़ा साइज, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन का इफेक्ट ही नहीं होगा, जितना बड़ा साइज एनाइन का होगा तो उसकी आयोनिक मोबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी होगी, है ना, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मुझे बताओ क्या होगा। साइज अगर बड़ा होगा तो क्या आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, साइज अगर बड़ा होगा इन केस ऑफ पोलर एपोटिक सॉल्वेंट तो आयोनिक मोबिलिटी ना उतनी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। साइज बड़ा होगा तो आयनिक मोबिलिटी ऑब्वियसली वहां पे कम होने वाली है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, कम। मतलब आयनिक मोबिलिटी को आप रिलेट कर सकते हो, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा, आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम। तो जो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट में साइज विल डिफाइन द आंसर, साइज जितना ज्यादा आयोडीन का साइज बड़ा होगा, तो इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, F माइनस का साइज छोटा होगा तो इसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा पोलर एपोटिक सॉल्वेंट में, फिर आपका Cl माइनस आएगा, फिर Br माइनस आएगा, फिर I माइनस आएगा। तो जस्ट उल्टा है, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट का देखो ये आंसर था, पोलर एपोटिक का आंसर है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। बट दोनों की जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो बेसिक स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, बेसिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, पोलर सॉल्वेंट का चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट का या पोलर एपोटिक सॉल्वेंट का। तो ये आपका ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट में कैसे डिफाइन की आपको समझ में आया होगा, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट में उसका उल्टा होता है, वो भी आपको क्लियर होगा, बट बेसिक स्ट्रेंथ दोनों में सेम रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कैसे आंसर निकालते हैं आपको पता है ना, तो बताओ जल्दी से। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स उतने अधिक लगने वाले हैं, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी आपकी कम होने वाली है, आयनिटी कम हो जाएगी तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ऑटोमेटिक वहां पे कम हो जाएगी, बस ये है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ सल्फर पे नेगेटिव है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं, तो OH माइनस आयन की वाटर मॉलिक्यूल्स में आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, कम होती ही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी, तो इसलिए OH माइनस हमेशा क्या होता है आपका, वो इजीली नेगेटिव चार्ज को देगा नहीं तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, दिस इज द वीक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, बस SH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ गया। और वीक न्यूक्लियोफाइल जो बच्चों दिख रहा है ना वो आराम से रिलीज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुड एलजी, अच्छा एलजी लीविंग ग्रुप है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तभी तो सब्स्टिट्यूट होगा ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, SH माइनस, तो SH माइनस बड़ी आसानी से OH माइनस आयन को रिलीज कर देगा, हटा देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, CH3O माइनस और CH3S माइनस, आपको समझ में आ गया होगा, तो CH3S माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक, अमोनिया और फॉस्फीन PH3 में किसका अधिक होगा, तो PH3 स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट देखो, तो RNH2 और आपका RPH2 है तो किसका अधिक होगा, तो RPH2 का अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से, इसमें कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, नेक्स्ट फिर से बच्चों क्वेश्चन है ना, फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी करने का कंपेयर, तो क्या आंसर होना चाहिए, ये आपके ABCD आप मान सकते हो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, सबसे अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी की मैक्सिमम किसकी होगी। तो देखो यहाँ पे आपको मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगा के दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल लगा है, फर्स्ट में कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पे आपको देखो 3 मिथाइल लगा के दे रखे हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, यस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अधिक होगी। तो आपको मैंने देखो बल्किनेस का भी सीक्वेंस आपको समझाया था, बट बल्किनेस तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे पकड़नी चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर नहीं है, मेटा पोजीशन पे है। इस केस में क्या होगा, ये पूरा ग्रुप कैसे बार करेगा, प्लस आई की तरह इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ने वाली है, वो आसानी से लोन पेयर को कर देगा डोनेट। तो सबसे अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी? न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी अच्छी जो बड़ी आसानी से लोन पेयर को दे सकता है। तो दे कौन सकता है? उसके पास डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए आपका सी सबसे अधिक। फिर यहाँ पे देखो दो में आपको मिथाइल लगे, देन डी आ जाएगा, फिर बी सबसे कम ए। दिस इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट बताओ इन दोनों में से कौन होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर? यस, देखो इसका जो लोन पेयर्स होगा ना फर्स्ट वाले का, वो लोन पेयर्स अंदर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा, तो लोन पेयर्स बचेगा ही नहीं। बट इसका जो लोन पेयर्स होगा वो यहाँ पे कार्बन भी बीच में आया, तो वो अंदर डायरेक्ट रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यहाँ लोन पेयर्स दिखाई देगा, तो इसका डोनेशन भी होगा। दैट्स व्हाई बी की न्यूक्लियोफिलिसिटी आती है ए से। पॉइंट क्लियर कर दे। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर ए माइनस एस को इसने स्मॉल ए बोला है, नीचे आपका ओ माइनस एस को स्मॉल बी बोला है। अब इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका देखोगी? बोलो। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका सब्स्टिट्यूशन करना है, एक ही ग्रुप पे लगा के दे रखे हैं ग्रुप, तो कैसे करना है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका देखोगी? तो नीचे वाला अगर देखोगे तो इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे कार्बन भी है, और ये ऑप्शन के पास नेगेटिव है, तो वो डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है। और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कार्बन आपको मिला रिंग के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका अधिक? बी का अधिक हो जाएगी ए से, बिकॉज बी के पास चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो ये आपका ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ये सी कंपाउंड है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बताओ बच्चों। बी की अधिक होगी ऑब्वियसली। क्यों अधिक होगी? बिकॉज बी में को तो आप यहाँ पे मिथाइल का एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन, टोटल 4 मिथाइल रखे, है ना? टोटल मिथाइल मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सबसे अधिक। फिर कौन आ जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे कोई मिथाइल ही नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा के दे रखा है, ये बी लिख दिया है, इसको यहाँ पे ए लिख दिया, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका अधिक होगी? बताओ। ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका? ए के अधिक है, बी के अधिक? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में कोई यहाँ डबल बॉन्ड है, तो एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल यहाँ पे है ना? ये काफी लंबा मिथाइल की चेन मिल रही है। इस डबल बॉन्ड के साथ देखना तो एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर से भी आ रहा है, मिथाइल है। दोनों के हाइड्रेशन की बात करेंगे तो बच्चों पता ही है कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो कौन बहुत इजीली दे सकता है? तो इजीली देने की बच्चों बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आसानी से बाहर जाएंगे? तो आसानी से बाहर जाएंगे इस साइड से, ए से। क्यों? क्योंकि वो रिंग के बाहर है, बल्किनेस बिल्कुल कम से कम है। और इसके पास देखेंगे तो यहाँ पे बल्किनेस, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर भी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या होगा बल्किनेस का ऑर्डर? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी दोनों में से? तो ऑब्वियसली ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक, बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सॉरी sp2, और ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये कार्बन पाई को देगा ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड वाला, बट डबल बॉन्ड वाला दे सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अधिक होगी? ए की अधिक हो जाएगी बी से, ठीक है। इस तरीके से प्रोसाइलेट आयन, ये क्या आपका प्रोसाइलेट आयन, ये तो बड़ी पॉपुलर है, प्रोसाइट एंड बोसाइट आयन। इसमें यहाँ पे देखो क्या लगा, यस, यहाँ पे SO3 है, दिस इज सल्फर, और यहाँ पे आपका SO3 है, और यहाँ पे मिथाइल, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे SO3 माइनस। इसको बोलते हैं टोसाइलेट आयन, इसको बोलते हैं सॉल्ट में OTS, इसको OBR, है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका अधिक होगी? ये जो ब्रोमीन है ना, वो माइनस आई को यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, यहाँ पे CS इलेक्ट्रॉन्स को अंदर शिफ्ट करेगा, अंदर शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक बी से। तो ब्रोसाइलेट आयन के हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होती है आपकी किससे? ब्रोसाइलेट आयन से, यस। नेक्स्ट देखते हैं, यस। अब यहां से बताओ बच्चों, इन दोनों में से किसको की, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका देखो होने वाला? बोलो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको रेजोनेंस मिलेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होगा, वो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, फर्स्ट में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका देखोगी? तो रेजोनेंस के थ्रू मूव कराएगा, और यहाँ पे सिर्फ CS3 है, वो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन या न्यूक्लियर इफेक्ट के थ्रू ही
आपके इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होने वाली है। दैट्स व्हाई ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक है बी से। नेक्स्ट देखो इन दोनों में किसकी अधिक होगी, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पे लोन पर देगा नहीं। क्लोरीन मैंने बोला था ना, एस्टिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्टेबिलिटी, हेलोजन ऑलवेज वर्क एज -i। तो इस केस में हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे कम मिलने वाले हैं, फर्स्ट वाले केस में, इसलिए बी की न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक है। नेक्स्ट केस देखो यहाँ पे OCH3, यहाँ पे नाइट्रो है, इसके अधिक होगी। नाइट्रो बच्चों बहुत ही पावरफुल है, -m के इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेगा। यहाँ पे सिर्फ OCH3 है, वो लोन पे शिफ्ट करा देगी, तो डेंसिटी कहाँ पे देगा, हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक है बी से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बढ़िया से सभी के? यस। नेक्स्ट केस देखेंगे हम लोग। यस, इस कंपाउंड को देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके अधिक होने वाली है, ये देखो, ये बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। बाकी इसकी बात करेंगे तो ये आपका sp2 और यहाँ से आपका ये sp3। देख सकते हो कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फर्स्ट में, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपकी अधिक हो जाएगी। ठीक है, बाकी के ये बच्चों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको मैं शेयर करूंगा, एक बार आप इनको चेक करें, से आप हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात कर लेते हैं जल्दी से सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, सॉल्वेंट बच्चों फर्स्ट केस आता है डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और कार्बन डाइऑक्साइड। पोलर सॉल्वेंट को लेके, तो पोलर सॉल्वेंट इसमें बात करते हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, then always hydrogen will release in the form of H+ ion। सॉल्वेंट जैसे बच्चों वाटर है, या आपका मेथनॉल है, अमोनिया है, आपका अमाइन RNH2 एसिड हो गया, और आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, कुछ आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एपोटिक की बात की जाएगी, जहां पे हाइड्रोजन ना हो, वहां उसको पोलर एपोटिक सॉल्वेंट। पहचानने का तरीका जैसे देखो, जैसे यहाँ तो डाइमिथाइल कीटोन हो गया है ना, ये एसीटोन है, ये THF है ना, एसिटोनाइट्राइल है, दिस इज CH3CN एसिटोनाइट्राइल, ये DMF होता है, इसको बोलते हैं DMF। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये आपका एक DMF है ना, डाइमिथाइल, यहाँ से 2 मिथाइल लगे हैं, डाइमिथाइल। देन आपका यहाँ से क्या है, ये नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड N लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, फॉर्म है 1 कार्बन के लिए, और बच्चों एमाइड, तो फॉर्माइड बोलते हैं इसको, डाइमिथाइल फॉर्माइड। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, DMF। तो DMF कैसा होगा, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट। DME की बच्चों बात करें तो ये आपका ये भी क्या होगा, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मिलेगा, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, तो पोलर प्रोटेक्ट जो बच्चों सॉल्वेंट है, PPS पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स कैटाइंस एज वेल एज दोनों को डिसॉल्व करते हैं, जो अपन ने पहले भी देखा था। ठीक है, देखो सोडियम यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ से Cl- आयन, दोनों आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं। पोलर एपोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ क्या होगा यहाँ पे डिसॉल्व, आपका मैंने बोला भी था कैटाइन, बट एनाइन डिसॉल्व नहीं होगा, और नहीं, एनाइन आपका डिसॉल्व भी होगा, लेकिन सिर्फ कैटाइन डिसॉल्व होता है। वो देखो डायरेक्टली डिसॉल्व हो रहा है, बट एनाइन में यहाँ पे क्या है कि वो आपको दिक्कत होने वाली है, बिकॉज एनाइन तो यहाँ से डिसॉल्व होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लीविंग ग्रुप। तो अच्छा लीविंग ग्रुप बच्चों कौन सा होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप वो होगा, आपको मैं बस इजी ट्रिक बता रहा हूँ ना। लीविंग ग्रुप भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है, जो बेंज सबस्ट्रेट के पास मिलता है। तो आपका वेस्ट लीविंग ग्रुप वो होगा, गुड लीविंग ग्रुप वो होगा जिसकी बच्चों स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। तो एनाइन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, डेफिनेटली वो गुड लीविंग ग्रुप होगा। एनाइन की स्टेबिलिटी क्या है, वो अपन इसी वन में पढ़ा। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई बच्चों?
तो लीविंग ग्रुप में आपको बड़ा सिंपल सा पहचानना है कि लीविंग ग्रुप में जो एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है। अच्छा, अब लीविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी वो किस पे डिपेंड करती है? तो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे, है ना। आप देख सकते हो कि अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो जिस एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए उसको अपन बोलेंगे गुड लीविंग ग्रुप। या बच्चों आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ, तो 1 डिवाइडेड बाई बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो आपका पुअर लिविंग ग्रुप होगा, और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी, कम होगी। एसिडिक ज्यादा होना चाहिए ना भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, अपन ने जीओसी 1 में पढ़ा था। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, तो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अभी रिलेट हो गया ना ये सही से? जैसे मैं आपसे लिख दिया कोई, हाँ, तो इससे लिखा हमने CL in of O minus I। CL निकाला तो इस CL माइनस की फेज में OH माइनस, दोनों में से गुड लिविंग बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, पहले ये बताओ। दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? अगर OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इस CL माइनस आयन के सामने, तो ही बच्चों ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये बात क्लियर हो रही है? यस। तो ऑक्सीजन की और नाइट्रो ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी होती है बताओ? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कितनी होती है इसकी? 3.5, है ना। क्लोरीन कितनी होती है? 3.0। क्या देख, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक है तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? बताओ बच्चों। यस। क्या Cl माइनस आयन गुड एलजी होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा? गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज के पास तो ऐसे नहीं होला है। तो Cl माइनस अगर यहाँ से रिलीज होगा मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप है। Cl माइनस R मतलब कार्बन होगा उसके पास आएगा, बन जाएगा ROH प्लस आपका बन जाएगा यहाँ Cl माइनस, वो चला जाएगा लिविंग ग्रुप के अंदर सॉल्वेंट में। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, group or an atom which is replaced by in a reaction is called living group. A good living group is one which is removed in the form of stable ion or molecule। ठीक है। तो जब भी आपको देखना है कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो वी विल चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आफ्टर लिविंग। आप उसको रिलीज करने से पहले चेक करो कि क्या वो आपका स्टेबल है। अगर स्टेबल एनाइन बन चुका है तो मतलब वो आपका गुड लिविंग ग्रुप होगा। जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो डेफिनेटली I माइनस बच्चों डेफिनेटली मोर स्टेबल होगा बिगर साइज की वजह से। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी स्टेबल हो जाएगी, तो ये सबसे अधिक स्टेबल है। तो गुड लिविंग ग्रुप बच्चों कभी ब्रोमीन और आयोडीन की बात नहीं है, और आयोडाइड आयन की। I माइनस और लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमाइड Cl माइनस, F माइनस। Br माइनस गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl माइनस एंड F माइनस। इस तरीके से मैं बात करूं OH माइनस और वाटर मॉलिक्यूल्स में गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा इन दोनों में से? यस। हाँ, बेटर न्यूक्लियोफाइल, हाँ बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? इजीली रिमूव होगा जो बच्चों स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मोर स्टेबल, हम लोग पढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। कभी बच्चों ऐसे RNS2 और इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है R के साथ H3+, तो गुड लिविंग कौन सा होगा? यस, क्योंकि ये स्टेबल है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पूरी तरीके से, और यहाँ पे एक लोन पेयर्स भी आ रहा है फर्स्ट के पास, तो गुड लिविंग कौन सा होगा? सेकेंड वाला। यस। बाकी दो को यहाँ पे देख लेते हैं, और इन तीन में से बच्चों गुड लिविंग कौन सा होगा? ये दे रखा है केस, इसमें से गुड लिविंग अपन किसको बोलेंगे तो मोर स्टेबल होगा? तो यहाँ बच्चों 3 इक्विवेलेंट RS मिलने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 इक्विवेलेंट RS मिलेंगे। ये पढ़ा चुका हूँ पहले में, यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट RS नहीं होगा। तो जहाँ पे इक्विवेलेंट RS वो आपका गुड लिविंग हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन। अब आपको GOC1 यूज करना है। GOC1 अगर आपको पता है तो फटाफट करते जाओगे। अब इन दोनों में से देखो यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी एक लोन पेयर आएगा। तो लोन पेयर यहाँ पे अधिक है तो ये अनस्टेबल होगा, ये अधिक स्टेबल हो गया तो आपको गुड लीविंग हो जाएगा। इन तीनों की बात करें, देखो आपका ये OT का मतलब आपका ट्रोसाइट आयन है, नाइट्रोसेट आयन है, तो इन सभी से कौन होगा। वैसे आपका ये सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको ध्यान भी नहीं रखना, बट अगर आता है तो आपको हमेशा ये आपको फॉर्म फॉलो करना है। बट OH माइनस और SH माइनस में से गुड लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, तो SH माइनस, OH माइनस के कंपैरिजन। ठीक है, SH माइनस क्यों अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यस क्योंकि सल्फर क्या है, बिगर साइज का है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, दैट्स व्हाई OH माइनस से SH माइनस इज मोर। ग्रुप में जा रहे हैं ना तो साइज विल फॉलो, और पेड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल फॉलो। इन दोनों में से कौन होगा अभी बताओ। तो जो CF3 होगा, CF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होने वाली है, रेजोनेंस भी होगा, चार्ज डेंसिटी कम हो गई इक्विवेलेंट RS के साथ, बट यहाँ पे CS इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करेगा, तो दोनों में से स्टेबल कौन, सेकेंड। तो आपका ये बन जाएगा गुड लीविंग ग्रुप। ये बड़ा पॉपुलर से आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा सुपर लीविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, तो N2+, जिसको होता है डाइजोनियम। ये निकलता है यहाँ से और N2 गैस की फेज में बाहर चला जाता है, RN2 इस तरीके से मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा डाइजोनियम सॉल्ट तो वहां पे आएगा, ठीक है। गैसेस आर बेटर लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका वैसे भी ली चेटेरियल प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, उसके हिसाब से गैसेस बड़ी तेजी से रिलीज हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से निकलेगा बच्चों N2 गैस। तो ऑब्वियसली आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप। OH और Cl माइनस में से कौन है, अभी अपन ने देखा था, तो Cl माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH माइनस आया, क्योंकि जो कॉन्जुगेट एसिड्स, तो एसिडिक करेक्टर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, तो लीविंग ग्रुप भी क्या होता है आपका, बेटर, क्योंकि एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा तो कॉन्जुगेट, भाई आप देखो ना, OH माइनस आयन जो बना है वो कॉन्जुगेट बेस है किसी एसिड का, Cl माइनस का है वो भी किसी का कॉन्जुगेट बेस है। अब इस कॉन्जुगेट बेस में एसिडिक करेक्टर जिसका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। तभी अपन ने भी बनाया था, रिएक्शन परफॉर्म कराई थी, तो Cl माइनस ने बड़ी आसानी से उसको रिप्लेस कर दिया, OH माइनस ने Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट केस देखो यहाँ पे, इन तीनों में से गुड लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, यस तो Cl माइनस बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा। फिर कौन आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट RS आएगा तो आपका A आ जाएगा, देन लास्ट में आपका ये सेक्शन आएगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन रेजोनेंस। नेक्स्ट बच्चों फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखते हैं। फॉर फिजिबल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर देन लीविंग ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग स्पीसीज है उसकी ज्यादा होनी चाहिए आपके लीविंग ग्रुप से, तो ये रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी। लीविंग ग्रुप की एबिलिटी की बात करें तो जो ग्रुप बच्चों लगाया गया है मेन सबस्ट्रेट के साथ, उसका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए आपके अटैकिंग स्पीसीज से, ठीक है। तो ही रिएक्शन आपकी फिजिबल हो सकती है। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से बताओ कहाँ पे कौन सी रिएक्शन आपकी फिजिबल हो सकती है। इन्फ्यूरिएशन, बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग बोलो या फिर पुअर लिविंग ग्रुप बोलो, है ना, पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इनिशियली इट इज कन्वर्टेड टू ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे बच्चों डाला है NaCl, अब NaCl से निकलेगा Cl माइनस आयन और यहाँ से OH माइनस आयन। अब बताओ क्या रिएक्शन आपकी यहाँ फिजिबल होगी, बताओ बच्चों क्या रिएक्शन आपकी यहाँ से फिजिबल होगी। क्या मतलब Cl माइनस आयन OH माइनस आयन को रिप्लेस कर सकता है, अगर Cl माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कर देगा रिप्लेस, या फिर आप ऐसे समझो कि OH माइनस आयन अगर मोर स्टेबल हो जाएगा तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा किसी कंपैरिजन में, Cl माइनस की कंपैरिजन में, तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे फिजिबल होगा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी की अपन अभी बात करी थी, तो Cl माइनस का अधिक होता है एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन। Cl माइनस का लिविंग टेंडेंसी अधिक होती है OH माइनस आयन से, ये हमने अभी जस्ट देखी थी थोड़ी देर पहले। तो OH अगर Cl माइनस की लिविंग टेंडेंसी अच्छी है OH माइनस आयन से, तो Cl माइनस तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, OH माइनस है, तो OH माइनस की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम होती है, तो ये रिएक्शन आपकी फीजिबल ही नहीं होगी। आप कर जरूर दोगे बट रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। बट अगर OH माइनस आयन यहाँ पे आ जाए और Cl माइनस आयन यहाँ पे आ जाए, तो हमें पता है Cl माइनस आयन का लिविंग ग्रुप नेचर अच्छा होता है OH माइनस के कंपेरिजन में,
तो OH माइनस आयन इजिली Cl माइनस की लीविंग टेंडेंसी अच्छी है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी फीजिबल होगी। फर्स्ट रिएक्शन फीजिबल क्यों नहीं हुई, समझ में आई क्या? क्योंकि Cl माइनस का लीविंग टेंडेंसी अच्छा है OH माइनस आयन से, तो OH माइनस आयन यहाँ पे दे रखा है, ये निकल नहीं सकता इजिली, बट Cl माइनस आयन यहाँ पे दे रखा है तो वो इसको रिलीज कर सकता है, Cl माइनस आयन फटाफट से बाहर चला जाएगा। तो आपको ये आंसर फीजिबल है, पहला रिएक्शन गलत होगा। ये बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट देखो, कोई नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, यहां से दे रखा है, देखो ये पूरा का पूरा सेक्शन, यहाँ से OH माइनस आयन मिलेगा, यहाँ से Cl माइनस आयन मिलेगा। तो Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन दोनों में से लीविंग टेंडेंसी किसकी अच्छी है, तो Cl माइनस आयन की। Cl माइनस आयन की लीविंग टेंडेंसी अच्छी होती है OH माइनस आयन से, तो यहाँ तो OH माइनस रखा है ना आपका, तो क्या वो OH माइनस आयन इजिली यहाँ से रिमूव होगा? नहीं होगा, तो रिएक्शन आपकी फीजिबल नहीं होगी। बट एक केस से फीजिबल हो सकती है, कैसे? कि जब यहाँ से H प्लस आयन आपका रिलीज होगा, तो H प्लस आयन कहाँ पे अटैक करेगा? इसके लोन पेयर के साथ, तो इसको बना लेगा बच्चों वो वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आपका Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो ये आपका स्पीसीज बन सकता है। लेकिन डायरेक्टली Cl माइनस रिप्लेस कर सकता है OH माइनस को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो H प्लस आयन पहले अटैक करेगा, देन उसके बाद आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, जैसे देखो टॉर्साइड आयन आपका दे रखा है, यहाँ से क्या होगा, देखो Cl माइनस और यहाँ से ये OH माइनस आयन, बस इसको समझने की जरूरत है। क्या ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी? तो क्या होता है, ये सल्फर है, सल्फर कहाँ से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से, इसमें 3D जीरो होता है, इसकी वजह से इसका लोन पेयर पूरा अटैक करेगा सल्फर के साथ। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर ने अटैक किया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पास बच्चों आएगा पॉजिटिव चार्ज, बगल में हाइड्रोजन होगा, H इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, तो H बाहर चला जाएगा, है ना। तो बाकी आपको जो स्पीसीज मिलेगी वो सिर्फ इतनी देखने को मिलेगी, H प्लस आयन बाहर चला जाएगा और किससे मिक्स हो जाएगा बेटा? Cl माइनस आयन के साथ। तो बस बन गया आपका प्रोडक्ट, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन फिर से चेक करो, यहाँ से Cn माइनस आयन है, यहाँ पे CH3O माइनस आयन है, तो बताओ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी अच्छी है? Cl माइनस और Cn माइनस में से, तो Cl माइनस की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी बेटर है एज कम्पेयर टू Cn माइनस आयन। सेकेंड की बात करें तो Cl माइनस आयन की हेवी टेंडेंसी अच्छी है CH3O माइनस आयन से, तो जिसकी लिविंग, क्योंकि Cl माइनस आयन मोर स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस के पास डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से Cl माइनस आयन गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से दोनों प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो इसलिए हमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ये भी रिएक्शंस का सेक्शन। तो देखो बच्चों यहाँ पे Cl माइनस आयन है, यहाँ से NH2 है, तो Cl माइनस आयन और NH2 में से दोनों में से गुड लिविंग कौन सा होता है? तो हमें पता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में Cl माइनस आयन बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू NH2 माइनस आयन, ठीक है, बिकॉज Cl माइनस आयन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू NH2 माइनस आयन। तो क्या NH2 बाहर जा सकता है यहाँ से? बिल्कुल भी नहीं, तो रिएक्शन ये फीजिबल नहीं होगी। आपने लिखा जरूर ऐसा है, इसीलिए यहाँ पे बड़े रिएक्शन फीजिबल ही नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। बच्चे बहुत बार कर देते हैं NH2 को बाहर निकाल के Cl को जोड़ दिया, हो गया आंसर, बट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये NH3 और OCH, NH3 माइनस और OCH3 माइनस में से लिविंग ग्रुप OCH3 माइनस का बेटर होगा। लिविंग टेंडेंसी की बात कर रहे हैं अपन NH2 कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव को होल्ड करेगा, तो CH3 माइनस बड़ी आसानी से बाहर चला जाएगा स्टेबिलिटी की वजह से, NH2 माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये आंसर ये सही होगा, ये फीजिबल होगा, ये नॉट फीजिबल होगा। थर्ड की बात करो, देखो यहाँ पे Cl माइनस आयन है और यहाँ पे OCH3 है, तो Cl माइनस का बेटर लिविंग ग्रुप, तो इसको रिप्लेस कर देगा, Cl माइनस आयन बाहर जाएगा और बाकी बन गया प्रोडक्ट, ये फीजिबल। इसकी बात करें तो इसमें से कोई एक सेक्शन, ये पूरा सेक्शन बाहर निकालना पड़ेगा, तो देखो ये बाहर जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O देन O माइनस लिविंग ग्रुप, यहाँ से OCH3 माइनस, तो आपको पता है यहाँ पे इक्विवेलेंट RS होने वाला है, तो इसकी वजह से ये बाहर निकल जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करके, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा ये पूरा का पूरा, और OCH3 जाके यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, तो देखो स्पीसीज बन गई, ये भी फीजिबल हो जाएगा। तो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन समझ में आ रही है सब्स्टिट्यूशन को लेकर जो हम बात कर रहे हैं? यस, दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग कल डिस्कस करेंगे कार्बीन्स के बारे में,
ना क्लास में, और नाइट्रीन के बारे में, कार्बीन एंड नाइट्रीन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो तो आज का सेशन अपने ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।